नमस्कार, स्वागत है आपका इस हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करेंगे, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर जो भी मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसमें हम उन पर चर्चा करेंगे और साथ में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अब साथ साथ में हम टॉपिक भी करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन को हल भी करेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले तो क्या है कि बहुत ज़्यादा तैयारी कई बार कर लेते हैं लेकिन उसमें से सवाल नहीं आते। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो लेवल फर्स्ट के अनुसार उसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन कहाँ से उठा रहे हैं। जैसे नंबर सिस्टम की हम बात करें तो नंबर सिस्टम के बारे में सिलेबस के अंदर दे रखा है कि 1 करोड़ तक की संख्याएं, तो 1 करोड़ तक की संख्याओं में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। किस प्रकार के प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट में पूछे गए हैं हम उन्हीं पर आज चर्चा करने वाले। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। तो आज सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को हल करने से पहले नंबर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअली नंबर सिस्टम है क्या। इसको हम करेंगे हल। देखिए नंबर सिस्टम क्या है। संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में दे रखा है कि 1 करोड़ तक संख्याएं, 1 करोड़ तक संख्याएं। अब हमें नॉर्मली पता होना चाहिए कि जो संख्याएं होती है जिनकी गणना की जा सकती है, तो जिनकी गणना की जा सकती है तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो जिनकी गणना की जा सके उसमें आती है प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता है, इसको हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब n से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसमें आप ये देखिए कि जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो इस तरह से आगे बढ़ती जाती संख्याएं। उसके बाद में अगर बात करें इसमें जीरो नहीं है, क्या नहीं है, जीरो नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें अगर जीरो हम कर दें तो उस संख्या का फिर नाम क्या दे देंगे हम, उसको दे देंगे हम पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। यानी कि अगर इसमें जीरो शामिल कर दें तो वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से डैश डैश आगे तक चलती जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले मान आ रहे हैं, धनात्मक मान आ रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं ऋणात्मक मान आते हैं तो वो संख्या कौन सी होती है जो जिसमें ऋणात्मक मान भी आ जाते हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें कि उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम पूर्णांक। इसे वोल नंबर कहते हैं, जिसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे इंटीजर नंबर कहते हैं, इसे I से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और Z से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम इसको एक रेखा के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से हमारे पास में पूर्णांक को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए आप, ये हमारे पास में कोई संख्या रेखा है और यहाँ पर जीरो है। जीरो क्या होता है, एक उदासीन संख्या होती है। जीरो कैसी होती है, उदासीन। इसके ऊपर ना तो प्लस का प्रभाव पड़ता है और ना ही माइनस का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जीरो है और 1 प्लस के मान 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे तक बढ़ता जाएगा। इन और इस साइड में क्या होगा, माइनस के मान होंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 4 5 डैश डैश इधर भी बढ़ते जाएंगे। अब यहां देखिए, यहां तो क्या हुआ है, बढ़ता हुआ क्रम है। इधर क्या है, बढ़ता क्रम है। और इस साइड में जीरो के देखें तो इधर क्या है, घटता हुआ क्रम है। अब हम यहां देखेंगे कि जो यहां से जीरो तो उदासीन संख्या है, न तो प्लस का है और न ही माइनस के। इसके ऊपर प्लस का भी प्रभाव नहीं पड़ता और माइनस का भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन प्लस से हम इधर की ओर बढ़ते क्रम में जाएंगे तो इनको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। अगर माइनस की तरफ जाएंगे तो हम इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इनमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम प्लस की ओर बढ़ते जाएंगे, जैसे 6 के बाद 7 के बाद 8 100 200 1000 10000, तो ये बढ़ते क्रम में है। लेकिन इसको हम माइनस की तरफ देखेंगे तो वो उतनी ही ज्यादा छोटी संख्या हो जाएगी जितनी ज्यादा बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर 1 है 2 है, तो यहाँ पर 1 बड़ा है माइनस का और माइनस का 2 इससे छोटा है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे संख्या बढ़ती जाएगी, उसके आगे अगर माइनस लगा हुआ है वो उतनी ज्यादा ही छोटी संख्या होती जाएगी। अब अगर हम बात करें
कि ये तो हमारे पास में ऋणात्मक पूर्णांक आ गए और ये हमारे पास में धनात्मक पूर्णांक आ गए। देखो कई बार कन्फ्यूजन ये होती है कि हम संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आप 3 + 5 कर रहे हो, नॉर्मली पता है हमें ये कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। कई बार कन्फ्यूजन यहाँ हो जाती है, अगर हमारा बहुत सारा अभ्यास है तो हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहती, लेकिन अगर हमारा कम अभ्यास है तो इसमें कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। जैसे हमने देखा 3 और 5 8 हो जाते हैं, अब दोनों के आगे माइनस का निशान लग दिया। हमने क्या है कि एक बात पढ़ी होती है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन होता कहाँ है प्लस, वो हमें ध्यान रखना है कि वो जब माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तब जाकर वो प्लस होता है। नहीं कि इसके अंदर हम बात करें माइनस का 3 और माइनस का 5 जोड़ेंगे, जिस तरह से प्लस का 3 और प्लस का 5 जोड़ रहे हैं तो निशान भी प्लस का आ रहा है और दोनों को जोड़ रहे हैं, उसी तरह से अगर निशान हमारे पास में दोनों एक जैसे हैं तो निशान भी यही आएगा और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्या हमारे पास में 2 ही संख्याएं हो तो ऐसा कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास में अगर इसके जैसे 3 संख्याएं आ जाए मान लो, तो हम इन तीनों के आगे निशान माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे और हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। 7 और 2 9 और 1 10। अब अगर ये आ जाए कि माइनस का 3 आ जाए और प्लस का 5 आ जाए, ऐसी कंडीशन में क्या देखना है कि एक निशान प्लस का है और एक निशान क्या है, माइनस का। तब हमें ये देखना है कि संख्या कौन सी बड़ी है, संख्या कौन सी बड़ी है, इसमें 5 बड़ी है, 5 के आगे निशान कौन सा है, प्लस का, तो आगे भी क्या आएगा प्लस, और फिर हमने क्या करना है, घटाना है। 5 में से 3 जाएंगे तो 2। अब अगर यही देखें कि यहां पर भी ये प्लस का 3 हो और माइनस का 5 हो, तो संख्या कौन सी बड़ी है, 5, उसके आगे निशान कौन सा है, माइनस का, और घटा देना है। 5 में से 3 जाएंगे तो 2। लेकिन हमें जो रटा लगाया होता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, वो गुणा के अंदर होता है। देखिए क्या होता है, अगर प्लस का गुणा हम प्लस के साथ करते हैं तो क्या आता है प्लस, और माइनस का गुणा अगर हम प्लस के साथ करें तो क्या आएगा माइनस, और अगर प्लस का गुणा हम माइनस के साथ करें तो क्या आएगा माइनस, और माइनस का गुणा अगर हम माइनस के साथ करें तो क्या आएगा प्लस। इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारे पास में दोनों निशान एक जैसे हैं तब प्लस आएगा, और एक निशान अगर माइनस का है तो उसका गुणा करने पर भी क्या आएगा माइनस का। तो ये तो हमारे जैसे नॉर्मल सी बात है, हमने संख्या पद्धति के बारे में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक के बारे में हमने पढ़ा है। थोड़ा इसमें हम और बात कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास में ये तीनों नाम एक जैसे हैं, पै से स्टार्ट हो रहे हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अगर हम इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्राकृत संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी और पूर्णांक कौन सा है। इसमें सिर्फ आपने एक ही बात में ध्यान रखनी है, यहाँ 0 आ रहा है पूर्ण संख्या के अंदर, और यहां भी आप पूर्ण के अंदर देखेंगे कि ये हमने 0 0 जैसे पूर्ण और पूर्णांक संख्या के अंदर लिख, तो यहां एक बात ये होती है प्राकृत संख्या में ऐसा कुछ नहीं है तो उसमें 0 नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि इसमें देखो 0 आ रही है, 0 यहां पर इसे 0 मान ले एक बार के लिए, 0 के इस साइड में कोई अंक है और इस साइड में भी कोई अंक है, तो मतलब इधर प्लस वाले मान लीजिए और इधर, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए, न कि इसका कोई मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है कि आप सोचें कि इसका कोई अर्थ है। ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये बीच में 0 पड़ी है, इधर भी संख्या है और इधर भी संख्या है, यानी कि इधर माइनस के मान है और इधर क्या है प्लस के मान है। लेकिन पूर्ण संख्या इससे भी छोटी है, मतलब इधर प्लस और माइनस के दोनों आ गए, इधर छोटी है, इधर एक साइड में कुछ आ रहा है लेकिन दूसरी साइड में नहीं आ रहा, तो मतलब एक साइड में इधर 0 आ रही है। तो ये आप इस तरह से अगर किसी को किसी के साथ में जोड़कर याद करोगे तो आसानी से याद कर सकते हो और लंबे समय के लिए आप याद रख सकते हो इसे। तो अब चलते हैं हम उस क्वेश्चन की ओर जो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था कि देखिए इसमें क्वेश्चन क्या रखा है कि इनमें से कौन सा सही है। ये रीट लेवल फर्स्ट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कह रहा है वो कि इसमें से कौन सा सही है, हमें संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा इसमें से कथन सही है। तो अब सही के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि एक संख्या रेखा का जो हम यूज कर रहे थे कि यहाँ पर 0 होता है जो उदासीन होता है, इधर प्लस वाले मान होते हैं और इधर माइनस वाले मान होते हैं, हमें पता है इस चीज के बारे में। अब आप ये देखिए कि माइनस के 16 बड़ा है माइनस के 15 से। मैंने आपको ये बताया था कि माइनस के 16 इधर होगा, माइनस के 15 इधर होगा, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी, न कि ये। इसका मतलब ये वाला रोंग है हमारे पास में। फिर उसके बाद में ये देखिए कि माइनस के 16 बड़ा है माइनस के 20। क्या माइनस का 20 इधर जाएगा, तो देखिए हमारे पास में जो माइनस की संख्या जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी वो उतनी ज्यादा छोटी होती जाएगी। जैसे 20 है तो 20 बड़ा नहीं होगा, 20 क्या होगा छोटा होगा। अब आप ये देखिए कि इधर माइनस का मान है, इधर प्लस का मान है, तो यहाँ से नेचुरली सी पता चल रहा है कि माइनस का कभी बड़ा मान नहीं होगा प्लस से, इसलिए ये भी रोंग है। आप ये देखिए कि माइनस के 16 दे रखा है और माइनस के
3, तो हमें पता चल रहा है कि ये -3 बड़ा होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा होता है वो उतनी ही ज्यादा संख्या छोटी होती है, तो इसलिए हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम उसके बेसिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे पास में 1 करोड़ की संख्या दे रखी है, तो उसमें क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। हमारे पास संख्या दे रखी है 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक संख्याएं हैं। अब 1 करोड़ के अंदर इसको ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये बॉक्स याद रख लेना आपको। इस बॉक्स के अंदर क्या करना है आपने, ये मैंने लिखा है 1 करोड़। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती है, 7 जीरो होती है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, इसे कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। हमें ये इन संख्याओं को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि जैसे इकाई है, इकाई के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक अंक होता है ये वाला। और दाही के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, दाही के अंदर क्या होता है, ये होता है 10। और सैकड़ा के अंदर इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 जीरो। और 1000 सैकड़ा हजार के अंदर 3 जीरो। और 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6 जीरो। और करोड़ में, सॉरी 5 लिखी गई है, 6 जीरो होती है इसमें। और करोड़ में होती है, ध्यान से गिन लेना कितनी लिखी है, 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होती है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हजार के अंदर हमें पता होता है कि 3 जीरो होती है। और लाख के अंदर कितनी होती है, 5। और करोड़ के अंदर होती है 7। ये हमें कभी नहीं भूलना। 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो होती है, ये हमें नहीं भूलना। लाख के अंदर 5 जीरो होती है, हमें ये नहीं भूलना। और हमें देखो 1 करोड़ जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि इकाई से, सॉरी इधर से हम स्टार्ट करेंगे, इकाई दहाई से स्टार्ट करेंगे। तो वहां से पहले 3 अंक छोड़कर हमें विराम चिन्ह लगाना है, कोमा लगाना है। फिर उसके प्रत्येक 2 अंकों के बाद में कोमा लगाते हैं। ये इसका कोमा लगाने का क्या प्रभाव पड़ता है वो आप देखेंगे। एक संख्या हम लिखते हैं, हमने जैसे संख्या लिखी कि 5 करोड़ 8 लाख 4,005, ये लिख दी मैंने संख्या। और मैंने आपको कहा कि ये संख्या लिखिए। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा ना कि 5 करोड़, तो हमें पता है कि पहले 5 लिख देना है, 5 लिख दिया। फिर मेरे को पता है कि यहां पर कोमा आएगा, तो मैंने कोमा लगा दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है, 8 लाख लिखना है। कितना लिखना है, 8 लाख। लेकिन उसके बाद अंक कितने आने चाहिए, 2। लेकिन 8 के अंदर अंक कितना है, 1। तो मैं अपनी तरफ से एक अंक चिपका दूंगा, 0। समझे। फिर उसके बाद में क्या लगाना है, हमें कोमा लगाना है। फिर हमें पता है कि 4,000 लिखना है, लेकिन हमारे पास अंक कितने आने चाहिए, 2। लेकिन अंक हमारे पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 4 है। तो मैं अपनी तरफ से क्या लगा दूंगा, 0 को फिर एडजस्ट कर दूंगा। फिर हमारे पास में आ गया 4005। हमें पता है कि आगे कोमा लगाकर 3 अंक लिखने हैं, लेकिन अपने पास में है कितना, सिर्फ और सिर्फ 5। तो फिर क्या करने पड़ेंगे, मेरे को 2 जीरो अपनी तरफ से एडजस्ट करनी पड़ेगी। इस तरह से देख सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 8 लाख 4,005। देखो ऐसी संख्याओं को जब हम रीड के अंदर इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, इस तरह से हमें एडजस्ट करना होगा, लिखना होगा। तो इस चीज के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका ये है कि कोमा का ध्यान रखना है कि कोमा कहां कहां लगाने हैं। कोमा कहां लगाने हैं आपको, इधर से 3 जीरो छोड़कर 3 अंक छोड़कर फिर कोमा लगाने, फिर प्रत्येक 2 अंकों के बाद आपको कोमा लगाने हैं। अगर ये आपको कोमा लगाने का तरीका अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो इसका मतलब आप संख्याओं के अंदर कहीं भी मार नहीं खाओगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। तो चलिए देखते हैं इसके जो क्वेश्चन है।
उसको हम कैसे हल कर पाएंगे, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हमें ध्यान क्या रखना है, 1 लाख के अंदर 5 जीरो आती है और करोड़ के अंदर 7 जीरो आती है, और यहाँ पर कोमा किस प्रकार से एडजस्ट करना है, ये मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मैंने इसे बार बार क्यों कहा था, क्योंकि रीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 करोड़ किसके बराबर होता है। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि 1 करोड़ किसके बराबर होता है, 100 लाख के बराबर होता है या 1000 लाख के बराबर होता है या 10 लाख के बराबर होता है या 100,000 के बराबर। अब यहां से नॉर्मल सी बात हम देख सकते हैं कि अगर हम 100,000 लिखें, यहां पर कितनी जीरो आ जाएगी, 2 3 4 5। तो हमें पता है कि ये 5 जीरो किस में आती है, 1 लाख में आती है, इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन ये लाख वाले, तो हमें ये देखना है कि 1 करोड़ कितने लाख के बराबर होता है। मान लीजिए कि x लाख के बराबर होता है। 1 करोड़ के अंदर हमें पता है कितनी जीरो होती है, 7 जीरो होती है, 4 5 6 7। और हमें ये भी पता है कि लाख के अंदर कितनी जीरो होती है, 5 जीरो होती है। तो यहाँ 3 कोमा और यहाँ 2 और 3 के बाद कोमा और 2 के बाद कोमा लगाना नहीं भूलें। इन 5 जीरो के साथ में 5 जीरो को हम काट देंगे, इधर क्या बचेगा 100 और इधर बचेगा x। इसका मतलब हमारा 100 लाख आंसर आ चुका है। 100 लाख हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, इसका मतलब हमारा ये उत्तर सही है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, वो देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास में। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होती है। ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमारे को ये बताना है कि इसको अंकों में लिखने पर कौन सा ऑप्शन सही हो पाएगा। अब देखिए हमें इसको लिखने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, कोमों के हिसाब से करोगे बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आएगा। आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें बिल्कुल, क्योंकि हमें सब संख्याएं देखने में एक जैसी लग रही, थोड़ी सी गलती होने से हमारा ये सवाल गलत हो सकता है, और एक सवाल गलत होते ही हम बहुत पीछे आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर इन सवालों को कैसे हल करते हैं, हमें ये देखना है कि 5 करोड़ दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। करोड़ के अंदर आप ये देखिए क्या होता है, 3 4 5 6 7, यहाँ पर कोमा होता है और यहाँ पर कोमा होता है और यहाँ पर कोमा होता है। यहाँ होता है करोड़ और यहाँ होता है लाख और यहाँ होता है हजार, और बाकी का मैटर बाद में आता है। तो सबसे पहले देखिए करोड़ वाले के अंदर क्या दे रखा है 5, तो हम सिर्फ 5 लिख देंगे, उसके बाद में कोमा लगा देंगे। लाख वाले के अंदर देखो क्या दे रखा है, 9 लाख दे रखा है, लेकिन 9 तो हमारे पास अंक 1 है, लेकिन हमें अंक चाहिए कितने, 2। तो 9 के आगे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे और फिर कोमा लगा देंगे। फिर हजार वाला देखना है क्या है, 4000 है, लेकिन 4 एक सिंगल संख्या है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भी 0 लगा देंगे और 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है 988, हमें पता है 988 के अंदर 3 अंक होते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, कोमा लगाने के बाद 988। फिर हम इसमें से ऑप्शन मिलाएंगे कि 50 90 49 88, 50 90 49 88, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपने ये लिखने का तरीका जो कोमा लगाने वाला मैंने आपको बताया, अगर उस तरीके से करोगे तो इजीली हम इसको बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को अपने हल कर सकते हैं और हमारा उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए जो रीट लेवल फर्स्ट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हमें ये कह रहा है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में पता होना चाहिए कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम कौन सा होता है। तो देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम में क्या अंतर होता है। आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट होकर बड़ी संख्या तक जाता है। कैसे, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या। और अवरोही क्रम के अंदर क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की हो जाता है। इसको याद करने के लिए हम देख सकते हैं कि आरोही शब्द छोटा है, अवरोही बड़ा है। आरोही छोटा है तो छोटे से बड़ा, अवरोही बड़ा है तो बड़े से छोटा। ये आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम
होता कौन सा है। तो चलिए हम देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या करना है। इस सवाल के अंदर हमें ये देखना है कि अवरोही क्रम के अंदर हमने इसको सेट करना है। अवरोही क्रम में लिखना है तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है। तो हम देखेंगे इसमें ये कितना है, इसमें से अपने देखना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले दे रखा है 42,03,567, 42,03,657, 42,03,756, 42,03,657। देखो अपने इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट कैसे करना है, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। तो कंपटीशन के अंदर जितना जो फास्ट करेगा उतना ज्यादा उसको बेनिफिट हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 42,03,000 कॉमन संख्या है तीनों में, चारों में। तो 42,03,000 को हम एक बार काट देंगे। अब बचेगी कौन सी संख्या, 567, 657, 675 और 756। इन संख्याओं को हमें सेट करना बिल्कुल इजी है। सबसे बड़ी संख्या आपको 700 वाली दिखाई दे रही है, तो 700 वाला ऑप्शन कौन सा हमारे पास में 3 नंबर ऑप्शन है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि 3 संख्याएं बची हमारे पास में, 675, 657 और 567। देखिए 500 तो सबसे छोटा हो गया, 600 वाली संख्या 657 और 675, इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, 4 नंबर वाली संख्या बड़ी है। फिर उसके बाद में देखेंगे हम 657 आ जाएगा और 500, इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है, 2 नंबर वाली बड़ी है। फिर लास्ट में तो क्या बचा, 1 नंबर वाला बचा है। 3, 4, 2 और 1, देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, 3, 4, 2, 1 और ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से हमने इसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके सवालों को हल कर देना है। ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम ऐसे ही करेंगे कि जो हमारे पास में पीछे पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को लेकर सोल्व करेंगे और साथ में हम तरीका देखेंगे। थैंक यू।